अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने फ्रैक्चर फिक्सेशन पढ़ना है। फ्रैक्चर फिक्सेशन में बेसिकली हमने बात करनी है कि कोई भी बोन में फ्रैक्चर आए तो उसको किस तरह से फिक्स किया जाएगा ताकि हीलिंग प्रॉपर हो सके, अलाइनमेंट प्रॉपर रह सके। हम लोगों ने अपर लिम्ब में बहुत सी इंजरीज पढ़ी जिसमें फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, ओवरयूज इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, डिफरेंट इंजरीज थी, जिसमें से फ्रैक्चर एक हमने पढ़ा और डिफरेंट टाइप के फ्रैक्चर्स थे, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मैकेनिज्म के साथ, डिफरेंट आप कह सकते हैं बोन के पार्ट्स में फ्रैक्चर हो रहे थे, जॉइंट किस तरह से इन्वॉल्व हो रहा था उसमें। तो फ्रैक्चर की फर्दर टाइप्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसमें से कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक सिंपल फ्रैक्चर होता है जिसमें आपकी बोन में एक क्रैक आया लेकिन आपके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व नहीं होते, स्किन तक नहीं जाता फ्रैक्चर, तो बज़ाहिर आपको फिजिकली सामने से इतना ऑब्जर्वेशन पे इतना फील नहीं होता कि फ्रैक्चर है, अनलेस अनटिल कि उसमें स्वेलिंग का एलिमेंट हो और कुछ और सिम्टम्स। साइंस उसके अलावा कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है कि आपके दोनों बोन्स अगर उसमें ब्रेक आ गया और अल्टीमेटली एक खास तौर पे एक फ्रेगमेंट एटलीस्ट जो है वो स्किन को पियर्स करते हुए बाहर विजिबल नजर आ रहा है, आपके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ब्लीडिंग का एलिमेंट आ रहा है, वो कंपाउंड फ्रैक्चर होगा। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है कि आपकी बोन में एक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि क्रैक आया लेकिन पूरे डायमीटर पे नहीं आया, थोड़े से डायमीटर पे क्रैक आया और दूसरी साइड पे बेंडिंग का एलिमेंट अगर आ जाएगा। इसकी एक बेहतर पिक्चर आगे है, उसमें ग्रीन स्टिक ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है, वो हो जाएगा ग्रीन स्टिक। उसके बाद कॉम्यून्यूटेड होता है। कॉम्यून्यूटेड बेसिकली क्या है, जिसमें बोन के फ्रेगमेंट्स बन जाएँ। और इम्पैक्टेड क्या है, जिसमें आपका डिस्टल पार्ट जो है वो प्रॉक्सिमल की तरफ जाम कर जाए। ठीक है। डिफरेंट है, क्लोज और सिंपल सेम है, ओपन और कंपाउंड सेम है। कम्युनिटेड कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या होता है कि बोन्स में क्रशिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। डिप्रेस्ड में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक बोन के अंदर एक फ्रेगमेंट बोन का डिप्रेस कर जाए। और इम्पैक्टेड में डिस्टल पार्ट जो है प्रॉक्सिमल की तरफ जाम कर जाए, फोर्स टूवर्ड्स दैट पार्ट हो जाए। और स्पाइरल में क्या होगा बेसिकली कि आपकी एक बोन है उसमें टॉर्जन या ट्विस्टिंग मूवमेंट आए जिसकी वजह से स्पाइरल फ्रैक्चर आ सकता है। वो नॉन डिस्प्लेस भी हो सकता है और डिस्प्लेस भी हो सकता है, जो कि एक ज़्यादा स्वेयर फॉर्म है। उसके अलावा ये जिस तरह के आपको स्कल में डिप्रेस फ्रैक्चर की एग्जांपल मिल रही है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर की मिल रही है, जिसमें डिस्टल पार्ट जो है, दोनों पार्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर आते हैं लेकिन डिस्टल पार्ट ज़्यादा प्रॉक्सिमल की तरफ जा रहा होता है। ओपन जिसमें स्किन इन्वॉल्व है, क्लोज जिसमें स्किन है ही नहीं इन्वॉल्व और सराउंडिंग स्ट्रक्चर थोड़े बहुत इन्वॉल्व होते हैं। क्रशिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो कंप्रेशन। स्ट्रेस फ्रैक्चर बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि इसमें ट्रॉमा का एलिमेंट हो, इसमें आप कह सकते हैं कि ओवर यूज इंजरीज की वजह से भी स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। और इसको हम लोग इमोबिलाइज या बहुत ज़्यादा प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं करते इस पे। इसमें हम सिंपल स्लिंग के साथ भी इसको रिकवर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल स्टेबिलिटी हम नहीं प्रोवाइड करते बल्कि थोड़ा बहुत इसमें मूवमेंट का एलिमेंट भी रखते हैं उस स्पेसिफिक जॉइंट, उस स्पेसिफिक बोन का, ताकि हीलिंग बेहतर हो सके उसके। और इसमें इसकी स्टेबिलिटी भी बेहतर होती है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फ्रैक्चर नहीं है। उसके अलावा इवर्जन फ्रैक्चर है, एक लेगामेंट एक स्पेसिफिक बोन के पार्ट पे जाके इंसर्ट हो रहा है, तो अगर वो लेगामेंट डिस्प्लेस हो जाए और साथ ही अपने साथ थोड़ा सा बोनी पार्ट जहाँ पे वो इंसर्ट हो रहा है वो भी अपने साथ लेके डिस्प्लेस कर ले, तो ये इवर्जन फ्रैक्चर है। ग्रीन स्टेक वही बात कि एक साइड पे कंप्रेशन, एक साइड पे बैंडिंग और एक साइड पे आपका फ्रैक्चर आया, पूरे डायमीटर के क्रॉस फ्रैक्चर नहीं आया, ये ग्रीन स्टिक है और ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है। ट्रांसवर्स क्या है कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अक्रॉस आपके 90 डिग्री के एंगल पे एक फ्रैक्चर आए तो वो ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स ही 90 डिग्री के एंगल पे वो क्लोज भी हो सकता है या किसी और स्पेसिफिक पॉइंट का स्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री के एंगल पे अगर वो आ रहा है तो वो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। कॉम्यूनेटेड बेसिकली क्या होता है, जिसमें बोन्स डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में आ जाएं, और इम्पैक्टेड जिसमें आपका एक स्पेसिफिक जो बोनी आपकी दोनों बोन्स जो हैं वो टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर जाएं। और इसमें ज़्यादा कॉमन ये होता है कि डिस्टल पार्ट प्रॉक्सिमल की तरफ जैम कर रहा हो, फोर्स हो रहा हो। ओपन और क्लोज में बेसिकली क्लोज वो है जिसमें अंदर ही बोन में फ्रैक्चर हुआ लेकिन बाहर स्किन से तक नहीं वो पियर्स किया,
और स्वेलिंग का एलिमेंट से अंदाज़ा हो सकता है कि फ्रैक्चर है, लेकिन बज़ाहिर फिज़िकली ऑब्ज़र्व करने से आपको पता नहीं चलेगा। और ओपन में आपको वो जो फ्रैगमेंट है, जो बोन है, वो बाहर की तरफ विज़िबल होना शुरू हो जाती है कि फ्रैक्चर हो गया है बोन का। उसमें सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो भी ज़्यादातर डैमेज हो जाते हैं, ब्लीडिंग बहुत होती है। कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि साइड से गुज़र रहा हो, जो कि बच जाए, वरना ओपन फ्रैक्चर में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर में डैमेज होता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स का, सॉफ्ट टिश्यूज़ का और ब्लड वेसल्स का भी। स्टेबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर एक स्पेसिफिक फ्रैक्चर है, उसमें हीलिंग का एलिमेंट कोई भी इंजरी होगी, वो सॉफ्ट टिश्यू की है, वो बोन की है, अब उसमें हीलिंग का एलिमेंट है। हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, हमारे में अंदर हीलिंग का प्रोसेस होता है, वापस रीयूनाइट हो जाती हैं चीज़ें। उसमें ये है कि एल्डरली में हीलिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है, डिले हो जाता है और यंग एज में ये प्रोसेस फास्ट होता है। तो बोन ने हील तो कर जाना है, ठीक है? न्यू बोन बन जानी है, उसने यूनाइट कर जाना है, लेकिन एक अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है? और अगर वो अलाइनमेंट भी नहीं होगी और बंदा मूव कर रहा होगा तो सराउंडिंग एक दफ़ा ब्लड वेसल्स टॉर्न होंगी, हर दफ़ा जब वो मूव करेगा उस पार्ट को ब्लड वेसल्स जितनी सराउंडिंग में होंगी, ज़्यादा इश्यू होगा। तो उसको प्रॉपर्ली फिक्स कर देना ताकि सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स वो भी उसमें रिवस्कुलराइजेशन हो जाए, वो भी रीग्रोथ कर जाए और जब वो बोन बने तो वो प्रॉपर अलाइनमेंट में, प्रॉपर पोज़ीशन में बने। तो एक फ्रैक्चर को इसी वजह से हम स्टेबल करते हैं। अगर तो फ्रेगमेंटेड फ्रैक्चर है, बहुत ज़्यादा उसमें फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, तो वो बहुत अनस्टेबल फ्रैक्चर है। और अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर है जिसमें हेयर लाइन सी एक लाइन आई है, तो उसको स्लिंग से भी हम स्टेबल कर सकते हैं। तो स्टेबल हम किन-किन चीज़ों से कर सकते हैं? स्लिंग से, ट्रैक्शन से, कैस्ट, ब्रेस और डिफरेंट डिवाइसेज़ से। स्लिंग जबकि स्ट्रेस फ्रैक्चर होगा तो स्लिंग बेहतर है। ट्रैक्शन जब बहुत ज़्यादा कंप्रेशन का एलिमेंट होगा तो ट्रैक्शन देंगे उसको अवे फ्रॉम ईच अदर दोनों बोनी पार्ट्स को कर लेंगे ताकि वो जो कंप्रेशन है वो थोड़ी-सी रिड्यूस हो सके उस फ्रैक्चर पॉइंट पे। कास्ट और ब्रेसेस यूज़ कर सकते हैं जैसे कि कास्ट है उसको आप रिमूव नहीं करते बहुत फ्रीक्वेंटली और वो आपके साथ रहता है जबकि जो ब्रेसेस हैं उसमें डिफरेंट स्ट्रैप्स भी होते हैं उनको आप रिमूव भी कर सकते हो। ये रिलेटिवली ज़्यादा मोबाइल है एज़ कम्पेयर टू कास्ट और ख़ास तौर पे जब आप रेस्ट में हो तो तब ब्रेसेस जो हैं उनको रिमूव करने का सजेशन होती है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डॉक्टर्स वो यही रिकमेंड करते हैं कि ब्रेसेस को हमें रिमूव कर देना चाहिए ड्यूरिंग स्लीपिंग ताकि वो स्वेलिंग का एलिमेंट ना आए लेकिन कास्ट को आप रिमूव नहीं करते वो कुछ वीक्स तक रहता है और और ये रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल या आप कह सकते हैं फिक्सेशन ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू ब्रेसेस जो कि जिसमें आप कह सकते हैं स्ट्रैप्स भी रिमूव हो जाते हैं और मोबिलिटी हम दरमियान में एक्सरसाइजेस भी आराम से करवा सकते हैं। फिक्सेशन करनी है, डिफरेंट डिवाइसेज़ हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फिक्सेशन इससे रिलेटिवली ज़्यादा रिजिड फिक्सेशन हो जाती है और इसके बाद बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं हो सकती। तो इंटरनल फिक्सेशन क्या है जिसमें डिफरेंट स्क्रूज़ और प्लेट की मदद से फिक्स कर दी जाएँ, फ्रैक्चर पॉइंट को आप कह सकते हैं स्टेबल भी किया जाए और फिक्स कर दिया जाए ताकि उसके बाद जब बोन रीयूनाइट हो तो प्रॉपर अलाइनमेंट में हो। प्लेट अंदर की तरफ भी लग सकती है, बाहर की तरफ भी लग सकती है बोन के और स्क्रूज़ की मदद से उसको फिक्स कर देते हैं। एक्सटर्नल फिक्सेशन बेसिकली क्या होती है जिसमें जो आपका ये पार्ट है ये स्किन से बाहर नज़र आ रहा हो और कभी-कभी इतनी आप कह सकते हैं लॉन्ग बोन्स में सिंपल एक प्लेट और स्क्रू से नहीं काम बन रहा होता तो फिर बड़े-बड़े फ्रेम्स भी यूज़ किए जाते हैं ताकि एक प्रॉपर फ्रैक्चर को होल्ड किया जा सके, फिक्स किया जा सके। जैसा कि यहाँ पे आपको एक्सटर्नल फिक्सेशन नज़र आ रही है जब फॉल की हिस्ट्री हो, छत से गिर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी ट्रॉमा होगा, तो तब अक्सर फीमर, टिबिया, फिबुला सारी फ्रैक्चर हो जाती हैं और फिर उसको किस तरह से डील करना है, उसको किस तरह से फिक्स करना है, उसको इस तरह से ऑर्थोपेडिक्स जो हैं वो डील करते हैं। ये एक्सटर्नल फिक्सेशन की डिवाइस है कि स्किन के बाहर से नज़र आ रहे हैं और इनमें डेफ़िनिटली हेवी भी होते हैं, पेन भी फ़ील होती है, लेकिन ये ज़्यादातर पेशेंट्स जिनके ख़ास तौर पे एक्सटर्नल फिक्सेटर्स होते हैं, वो बेड रेस्ट पे ही रहते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते।
उसके अलावा ये जो एक्सटर्नल फिक्सेटर्स हैं उसमें बाहर कुछ डिवाइसेस लगी हुई हैं ताकि उसको आप कह सकते हैं कि कुछ अरसे बाद एक्सरे करवा के देख लेते हैं कि प्रॉपर हीलिंग हो रही है, अलाइनमेंट है। अगर अलाइनमेंट थोड़ी बहुत हिल भी जाए तो उसको थोड़ा बहुत स्क्रू से आगे पीछे डॉक्टर्स कर लेते हैं ताकि रीअलाइन हो जाए बोन्स, और इसका ये फ़ायदा होता है, एडजस्ट किया जा सकता है। उसके अलावा ये वही है कि प्लेट्स में आप स्क्रूज़ की मदद से उसको कर सकते हैं और प्लेट अंदर भी फिक्स कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से डील करना है, किस तरह से बेहतर रहेगा कि फ्रैक्चर जो है वो हील हो सके। अब एक है रिजिड फिक्सेशन के, जैसे हमने इंटरनल एक्सटर्नल फिक्सेशन दे दी, ठीक है, रॉड्स, स्क्रूज, प्लेट्स की मदद से, और एक है कि हमने सिंपल स्लिंग दे दिया। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना फिक्स कर रहे हैं। वैसे हीलिंग ज़्यादा बेहतर तब होती है जब थोड़ा बहुत उसमें मूवमेंट का एलिमेंट हो, उस पे स्ट्रेस का एलिमेंट हो। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आपका अनस्टेबल फ्रैक्चर होता है, जैसे फ्रेगमेंट्स में बोन बन गई, तो उसको हम इस तरह बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, उसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। फिर हम लोगों को हीलिंग बेशक हमारी थोड़ी डिले हो, लेकिन हमने हमारे लिए अलाइनमेंट और वो प्रायोरिटी हो जाएगा, ठीक है। तो माइक्रो मोशन बेसिकली हीलिंग को एड करता है, थोड़ी बहुत अगर हम मूवमेंट करवाएं एक स्पेसिफिक पार्ट की। तो ये थोड़ा सा ना फिक्सेशन डिवाइसेस जो बहुत ज़्यादा रिजिड फिक्सेशन कर देते हैं वो, और ये कंट्रोवर्सी है कि हीलिंग के लिए थोड़ी सी मूवमेंट ज़रूरी है और वो बिल्कुल ही फिक्स कर देते हैं पार्ट को। तो ये थोड़ी-सी कंट्रोवर्सी है, तो दोनों चीज़ों को साथ लेके आप चल सकते हैं। अच्छा, हीलिंग, बोन में ब्रेक आया, अब बोन में हीलिंग होगी, ठीक है? डिफरेंट मैकेनिज़्म, डिफरेंट स्टेप्स होंगे जिसकी मदद से वो बोन जो है फिर से रीयूनाइट होगी। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, जब भी फ्रैक्चर होता है तो हेमाटोमा बनता है। ब्लड वेसल्स साइड की टॉर्न हो जाती हैं जिसकी वजह से ब्लड जो है रिलीज हो जाता है, ब्लड बाद में क्लॉट होता है, हेमाटोमा बनता है। अब कुछ स्पेसिफिक पार्ट जहाँ पे ब्लड वेसल्स जो नहीं रहीं और मतलब टॉर्न हो गई, तो कुछ सेल्स डेड भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 1 वीक तक आप कह सकते हैं हेमाटोमा और ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद स्वेलिंग भी हो जाती है, पेनफुल भी एरिया हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इन्फ्लेमेशन का स्टार्ट हो जाता है, रिपेयर और इन्फ्लेमेटरी फेज़ स्टार्ट हो जाती है। 2 टू 3 वीक्स ऑलमोस्ट ये रहती है, 1 वीक, 2 वीक्स के अंदर ये रहता है सारा रिपेयर का फेज़ और इन्फ्लेमेटरी फेज़। और इसमें क्या होता है कि आपकी जो अब उसमें अब ये सारे इन्फ्लेमेशन का एलिमेंट आया, अब उसके बाद क्या होगा कि आपकी बोन रीयूनाइट होना शुरू हो जाएगी, और उसको करेक्ट पोजीशन में रीयूनाइट करने के लिए हमने पहले उसको फिक्स कर दिया डिफरेंट डिवाइसेस से। अब बोन जो है, वो ब्रोकन बोन जो है उसमें टिश्यू ग्रो होना शुरू हो जाएगा और वो बोन के एंड्स को रीयूनाइट करना शुरू कर देंगे, कैलस बनना शुरू हो जाएगा। पहले सॉफ्ट कैलस बनेगा, ठीक है, इमेच्योर बोन का। और फिर उसके बाद पहले तो आप कह सकते हैं कि टिश्यू कैलस बनेगा, फिर स्पॉन्जी बोन का कैलस बनेगा, और उसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि बोनी कैलिस बन जाएगा, ठीक है, ट्यूबैक्युली फॉर्म हो जाएगी, और उसमें आप कह सकते हैं कि ये अबाउट 2 मंथ्स लेता है कि बोनी कैलिस बन जाए। अब बोनी कैलिस बन गया, अब बोनी कैलिस बन गया है, उसके बाद रीमॉडलिंग का प्रोसेस होना है, और जो आपकी एक्सेसिव बोन है जो कि रिमूव करनी है, इमेच्योर बोन है, वो रिमूव हो जाएगी। वो कौन रिमूव करेगा? ऑस्टियोक्लास्ट। और ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं? न्यू बोन फॉर्मेशन करते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? रिमूव करते हैं एक्सेसिव बोन को। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो एक्सेसिव बोन को रिमूव कर देंगे, और आप कह सकते हैं कम्पैक्ट बोन का जो स्पेसिफिक पूरा स्ट्रक्चर है वो वापस हमें रीगेन हो जाएगा विद टाइम, ठीक है। बेसिकली वुल्फ लॉ क्या है, रीमॉडलिंग हमने आगे पढ़ना है, इससे पहले थोड़ा सा वुल्फ लॉ को देख लेते हैं। वुल्फ लॉ क्या था कि आपकी बोन पे जितना भी स्ट्रेस उस पे आएगा, उतना ही वो उसकी डिमांड उस तरह से इंक्रीज होती जाएगी। जब बोन पे स्ट्रेस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो अल्टीमेटली उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, वो और लोड बेयरिंग करना शुरू कर देगी बोन, ठीक है। उसमें वो अडेप्ट कर लेगी इस स्ट्रेस को बेयर करने में, ठीक है। अगर एकदम से स्ट्रेस आएगा तो फिर नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उसकी, अगर आप कह सकते हैं कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, जिस तरह के एक छोटा बच्चा है वो अपना वेट आराम से उठा सकता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, उसकी बोन्स भी यूज टू हो रही हैं कि अब उसने ज्यादा बॉडी वेट उठाना है, जिस तरह की नीज पे
आपके हिप जॉइंट पे सारा वेट आता है ना बॉडी का, तो उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बोन्स स्ट्रांग होती चली जाती हैं और वो हैवी वेट अपनी ही बॉडी का वेट आराम से उठाना शुरू कर देते हैं। या स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं वो थोड़ा वेट उठा सकते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो और उनकी बोन स्ट्रांग हो जाती हैं। डिफरेंट उन पे स्ट्रेसेस, आप कह सकते हैं अपना बॉडी वेट भी डिफरेंट स्ट्रेसेस भी इनकाउंटर करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बोन स्ट्रांग हो जाती हैं। तो ये है बेसिकली वुल्फ लॉ। अगर कोई पर्सन जो है वो लाइंग पोजीशन में है, बेड रेस्ट पे है और काफ़ी अरसे से उसने स्टैंडिंग में वो नहीं आया, उसका जो आप कह सकते हैं कि वो स्पेसिफिक हिप जॉइंट जिस पे पूरा अपर बॉडी का सारा वेट आना था, वहाँ पे आप कह सकते हैं स्ट्रेस आता, बोन जो है वो स्ट्रेंथन होती, अब वो नहीं आएगा तो अल्टीमेटली बोन भी वीक होना शुरू हो जाएगी। तो वुल्फ लॉ ही ऐसे है कि जिसमें आपको स्ट्रेस आएगा तो बोन जो है वो अल्टीमेटली स्ट्रेंथन ज़्यादा होगी। अब देखिए, लोड आ रहा है आपकी अपर बॉडी का सारा इस पे, ये इसमें जो है वो बेंडिंग का एलिमेंट आना शुरू हो गया, ठीक है, कंप्रेशन आना शुरू हो गया। इस साइड पे कंप्रेशन आना शुरू हो गया, जब इस साइड पे कंप्रेशन आएगा, यहाँ पे लोड आया, यहाँ पे कंप्रेशन आया, तो दूसरी साइड पे टेंशन आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर है, कुछ जगह पे टेंशन है, एक साइड पे कंप्रेशन है, दरमियान में एक स्पेसिफिक पॉइंट ऐसा भी होगा जहाँ पे ना टेंशन होगी ना कंप्रेशन होगी, पॉइंट ऑफ नो स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आपकी पूरी बॉडी का जिस तरह लोड आ रहा है, कंप्रेशन आ रही है, टेंशन आ रही है, डिफरेंट फोर्सेस जनरेट हो रही है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या डिफरेंट फोर्सेस जनरेट हुई, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो उसकी वजह से और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आप कह सकते हैं जनरेट हो रहा है। तो अल्टीमेटली इन्हीं एरियाज में जहाँ पे एक स्ट्रेस आया, वहाँ पे बोन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। पॉइंट ऑफ स्ट्रेस पे जहाँ जहाँ स्ट्रेस होगा वहाँ पे बोन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। वही बात होगी कि जिस तरह आपकी बोन पे लोड बढ़ता जाएगा, आपकी बोन स्ट्रांग होती जाएंगी, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो रीमॉडलिंग में भी ऐसे ही है कि आपका जो इमेच्योर बोन है, वुवन बोन है, वो अल्टीमेटली मैकेनिकल फोर्सेस उस पे हम एक्सपोज करेंगे और अल्टीमेटली जो है वो मेच्योर होना शुरू हो जाएगी, स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी और फ्रैक्चर की हीलिंग का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और जब बोन में मेडुलरी कैनाल्स बनना शुरू हो जाएंगी, प्रॉपरली फिर से रिफॉर्म हो जाएंगी। मेडुलरी कैनाल्स में बेसिकली आपकी बोन मैरो होता है जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, कैल्शियम फॉर्म होता है। तो अल्टीमेटली फिर आप कह सकते हैं कि इस स्पेसिफिक बोन और इस फ्रैक्चर की प्रॉपर हीलिंग हो गई है, ठीक है, सारे स्टेप्स जो हैं वो रिकवर कर गए। वही डिफरेंट स्टेप्स है, हीमाटोमा बना, इन्फ्लेमेशन का एलिमेंट आया, कैलस बना, पहले सॉफ्ट बना फिर हार्ड बना, ग्रेनुलेशन हुई, आप कह सकते हैं ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स, बेसिकली कौन से सेल्स होते हैं जो कि सेल की रिपेयर में, ग्रोथ में हेल्प कर रहे होते हैं। एंजियोजेनेसिस का मतलब है कि न्यू ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स नया बनता है और आप कह सकते हैं कि रीमॉडलिंग हो जाती है, ठीक है। ईयर्स में जाके ये फ्रैक्चर की प्रॉपर रीमॉडलिंग हो जाती है। उसके बाद आप कह सकते हैं रिस्टोरेशन ऑफ हर्विजन सिस्टम हो जाता है कि उसमें जो है वो डिफरेंट वही बात के उसमें बोन मैरो और डिफरेंट जहाँ पे आपकी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सारा जो है उस रिस्टोर हो जाता है सारा उसका फंक्शन। फिक्सेशन डिवाइसेस इंटरनल, एक्सटर्नल या ब्रेसेस, कास्ट वगैरह हमने यूज़ की। ख़ास तौर पे ये हमने फिक्सेटर्स, रिजिड फिक्सेटर्स यूज़ किए थे। जब फ्रैक्चर होगा हम उस स्पेसिफिक एरिया में वो डिवाइसेस यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल उस फ्रैक्चर प्लेट के ऊपर जो है वो वस्कुलर डिस्ट्रप्शन हो सकती है। वस्कुलर डिस्ट्रप्शन का मतलब है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बोन जो है वीक होना शुरू हो जाएंगे, ऑस्टियोपीनिया हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो आपकी फिक्सेशन डिवाइसेस ही लोड ले रही होती हैं, आपकी बॉडी पे जितना भी लोड उस स्पेसिफिक पार्ट पे लग रहा होता है वो फिक्सेशन डिवाइसेस पे ट्रांसफर हो जाता है, ताकि बोन पे कम वेट लोड ट्रांसफर हो और जो फ्रैक्चर है वो मजीद ज़्यादा खराब ना हो, बल्कि इंटैक्ट अपनी पोजीशन में रहे, ठीक है।
हीलिंग को प्रमोट करने के लिए फ्रैक्चर की, उसमें आप अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड बेसिकली साउंड वेव्स हैं। आप इलेक्ट्रोथेरेपी में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा पहले आपने इसको। तो अल्ट्रासाउंड बेसिकली साउंड वेव्स हैं और इसमें हम डिफरेंट इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी और वो उसको चेंज कर सकते हैं, मोड्स भी डिफरेंट होते हैं उसके। तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स हैं और ये हीलिंग में हेल्प करते हैं, पेन को बेहतर करते हैं, स्वेलिंग को बेहतर करते हैं। जो आपकी बुक इसमें वुल्फ लॉ का एलिमेंट बता रही है कि अल्ट्रासाउंड में बेसिकली कुछ वेव्स ट्रांसफर होती हैं बोन को, जो कि अल्टीमेटली प्रेशर वेव्स हैं और वो स्ट्रेस देती हैं थोड़ा सा बोन को, अल्टीमेटली बोन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो अल्ट्रासाउंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हीलिंग में। लेकिन अल्ट्रासाउंड के अलावा अगर हम अपना लेटेस्ट देखें लिटरेचर, तो उसमें और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अल्ट्रासाउंड से बेहतर रिजल्ट शो करती है, जैसे कि लेज़र। लेज़र में फोटो बायोस्टिमुलेशन होती है और वो बहुत बेहतरीन है मोडेलिटी हमारी फिजिकल थेरेपी में, जो कि फ्रैक्चर की हीलिंग में बहुत हेल्प करती है और सॉफ्ट टिश्यू की हीलिंग वगैरह में भी बहुत हेल्प करती है। थैंक यू सो मच। आज का इतना ही लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट डिवाइसेस पढ़ेंगे, डिफरेंट आप कह सकते हैं टूल्स पढ़ेंगे, वायर्स, स्टेपल्स वगैरह, जिससे फ्रैक्चर को फिक्स किया जा सकता है। अल्लाह हाफिज।